नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, ऐसे अधिकार, ऐसे मानव के अधिकार जो सबके लिए हैं। इसको कोई जाति, धर्म, लिंग या भाषा या राष्ट्रीयता के आधार पे इसको भेदभाव नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। तो क्या है ये मानवाधिकार, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और मानवाधिकारों का एक जो संक्षिप्त इतिहास है कि इस धरती पे जब मानव का जन्म हुआ उसके बाद कब कब इस ऐसे अधिकार उसको प्राप्त हुए, उनके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मानवाधिकार क्या है। मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिले हैं वही क्या है, मानवाधिकार। या इसको ये भी कह सकते हैं एक कि मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि उसने जन्म लिया है, सभी समान रूप से जन्म लेते हैं, इस वजह से सभी को ये राइट्स मिले हुए हैं। यदि हम इनकी बात करें कि मानवाधिकार में कौन कौन से अधिकार हैं जो हमें प्राप्त हैं, उसके रूप में प्राप्त हमें होते हैं कि एक तो प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में हमें जीवन जीने का अधिकार है, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से है कि मानव जब जन्म लेता है तो बिल्कुल प्रकृति से जितना भी प्रदूषण मुक्त जो वातावरण है वह प्राप्त करने का उसे अधिकार प्राप्त है। आजादी मतलब स्वतंत्रता उसे प्राप्त है। बराबरी मतलब समानता, क्योंकि प्रत्येक जो मानव है उसकी जन्म की जो प्रोसेस है या जन्म सभी समान रूप से लेते हैं, इसलिए उसे बराबरी या समानता का अधिकार है। और सम्मान का अधिकार, सम्मान का मतलब उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, तो ये सम्मान का अधिकार आता है। और इसके अलावा गरिमा में जीवन जीने का अधिकार भी उसे प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी इन अधिकारों में सम्मिलित है। जो मानवाधिकार हैं इन्हीं के अंदर ये अधिकार सम्मिलित होते हैं। अब बात करते हैं कि वर्तमान में तो हमें मानवाधिकार जो मिले हुए हैं, जैसे ये सारे अधिकार हमें मिले हैं संविधान के माध्यम से मिले हुए हैं, लेकिन इसके इतिहास में जाके हम देखें क्या कि मानव सभ्यता जब से प्रारंभ हुई है तब भी क्या ये मानवाधिकार ऐसे मानव को मिले हुए थे। यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो हमें लिखित साक्ष्य जो हमें प्राप्त होता है वो मिलता है साइरस सिलेंडर। अब इस साइरस सिलेंडर की यदि मैं बात करूं तो ये साइरस महान जो शासक था, कहाँ के, फारस के, और इन्होंने बेबीलोन पे जब अधिकार कर लिया तो बेबीलोन के जितने भी जो दास थे उनको 539 ईसा पूर्व में क्या किया, इन्होंने मुक्त कर दिया और साथ ही उनको धर्म चुनने का अधिकार दे दिया। तो ये बात उन्होंने एक ये मिट्टी का जो बेलनाकार जो आकृति बनी हुई है इस पे अकादियन भाषा के अंदर खुदवाया, अंकित करवाया, और ये जो साक्ष्य है आज भी हमारे पास उपलब्ध है। तो ये अपने दुनिया का सबसे पहला साक्ष्य है जो मानवाधिकारों की बात करता है। इसके बाद में हम बात करें तो बात आती है मैग्ना कार्टा की, जिसको ग्रेट चार्टर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देखते हैं भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो जो मौलिक अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि भारतीय संविधान का क्या है, मैग्ना कार्टा। तो क्या है मैग्ना कार्टा, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंग्लैंड का राजा था कौन, जॉन, उनके द्वारा 1215 में हस्ताक्षरित मानव अधिकारों मतलब स्वतंत्रता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण ये मोड़ था। 1215 में इंग्लैंड के जो राजा है, राजा जॉन, इन्होंने प्राचीन समय से चले आ रहे जो भी कानून हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनका उल्लंघन किया, जिसकी वजह से वहां के जो सामंत है, सामंत कह सकते हैं, वहां पे क्या है, बैरन कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे मैंने सामंत वर्ड यूज कर रहा हूं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामंत शब्द से आप समझ जाते हैं कि राजा के जितने भी नुमाइंदे हैं जिनके पास में बड़े बड़े गांवों की जागीरें हुआ करती थी वो क्या कहलाते थे, सामंत। ठीक इसी तरीके से इंग्लैंड में भी ऐसा हुआ करता था। तो उन सामंतों ने उस राजा से एक मैग्ना कार्टा मतलब एक इस तरीके का समझौता किया जिसमें ये बंधन कर दिया कि जो शासक है कौन, राजा जॉन जो किंग है, यह भी इन सब की सहमति के बिना और जो कानून चले आ रहे हैं, रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उसका उल्लंघन नहीं करेगा। इस प्रकार से जो मानव है उसकी जो स्वतंत्रता है ये स्थापित करता है। इसके आगे हम बात करें तो हम देखते हैं
कि अधिकारों की याचिका, ये भी इंग्लैंड में आती है। कब? 1628 में। 1628 में क्या होता है कि राज्य के खिलाफ ये विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षा देती है, कि मतलब एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है, वो भी किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ। तो क्या होता है इसके बारे में हम बात करें कि मानवाधिकारों के विकास में अगला मील का पत्थर साबित होता है कौन? अधिकार की याचिका 1628 की। राजा के अलोकप्रिय विदेश नीति के कारण उस समय जो वहां का इंग्लैंड का जो शासक था, कौन? चार्ल्स प्रथम। ये क्या करता है? अलोकप्रिय कार्य करता है, जिसकी वजह से संसद क्या करती है? उसको पैसा देने से इनकार कर देती है, और वित्त देने से जब इनकार करती है तो वह युद्ध के लिए क्या करता है? ऋण प्राप्त करना चाहता है, और ऋण भी जब उसे नहीं मिलता है तो वह क्या करता है? एक मजबूर ऋण के नाम से एक टैक्स लागू करता है। तो इस जब ये टैक्स लागू करता है, और जो व्यक्ति इसको टैक्स नहीं देता है उसके खिलाफ क्या है? बिना मुकदमा जलाए क्या कर देता है? जेल में डाल देता है। इस तरीके से जब राजा जनता पे अत्याचार करने शुरू कर देता है तो यहाँ पे सर एडवर्ड कोक ने एक, यहाँ पे आप इमेज में आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके का एक घोषणा पत्र कहें या एक याचिका पत्र राजा के पास में भेजते हैं, और उसमें ये निर्धारित करते हैं उसको कि जो भी शासन आप चलाओगे कानून के मुताबिक चलाओगे, और इस कानून के अंदर ये 4 सिद्धांत प्रमुखतः दिए गए थे जो मानवाधिकारों का एक मानवाधिकारों के बारे में यहाँ पे बताता है। उन्होंने कहा कि संसद की सहमति के बिना कोई भी कर राजा नहीं लगा सकता। इसका मतलब यहाँ पे जो राजा की स्वतंत्रता थी, उसकी मन मर्जी थी, उस पर क्या किया? अंकुश लगाया, और राज्य के खिलाफ जनता को समान अधिकार उपलब्ध करवाता है। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण से कारावास में नहीं डाला जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऋण नहीं दिया तो क्या किया? उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। लेकिन यदि आप उसको बिना कारण के आप जेल में नहीं डालेंगे, उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण का उसको अधिकार दिया गया। नागरिकता पर कोई भी सैनिक नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि इंग्लैंड का जो जन्म लिया वही सैनिक कंपलसरी है, उसके में भी उसको छूट दी गई, उसके अधिकार दिए गए। और शांति के समय में मार्शल जो कानून बना हुआ है इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये इसमें जो अधिकार की याचिका है इसमें उत्कीर्ण किए गए, और उसी से हमें लगता है कि यहाँ पे जो राजा के खिलाफ या कहें जो शासक है या राज्य जो है उसके खिलाफ एक मानव को अधिकार प्रदान करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं तो पता चलता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो स्वतंत्रता की जो घोषणा की जाती है उसमें भी मानव को अधिकार दिए जाते हैं। अब वो कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं उनकी यदि हम बात करें तो जब अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है 1776 में, उस समय जेफरसन नाम के जो ये व्यक्ति है ये उसकी घोषणा करते हैं, और एक सिद्धांत जो तैयार करते हैं घोषणा का, उसमें क्या करते हैं? मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के दार्शनिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र तैयार किया गया। क्योंकि मानव को मानव होने के नाते जो प्राकृतिक रूप से अधिकार मिलते हैं उनका इसमें समाहित किया गया, और इन्होंने कहा कि हम इन सिद्धांतों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं और उन्हें अपने सृष्टा द्वारा कुछ अविच्छिन्न अधिकार मिलते हैं जिनको मतलब छीना नहीं जा सकता। सृष्टा मतलब प्रकृति के द्वारा या उसको जो जन्म देता है उसके माध्यम से कौन कौन से अधिकार मिलते हैं? जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज। सुख की खोज का मतलब यहाँ पे वह किस तरीके से यहाँ का जो सुख है वो प्राप्त कर सकता है, इसमें ध्यान रखना। आर्थिक जो उसकी आजादी है वो भी समाहित है, क्योंकि अर्थ के बिना वह किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। और इसी घोषणा पत्र में समानता का अधिकार, जनता का सरकार बनाने का अधिकार, अयोग्य सरकार को बदलने का अधिकार और उसको हटाकर नई सरकार स्थापित करने का मतलब एक लोकतंत्र का, यह भी उसको अधिकार प्राप्त होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमें मानव के अधिकारों की बातें जो है वो देखने को मिलती हैं। इसके आगे हम बात करें अमेरिका में ही जब संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है उसमें 1787 और अधिकार का जो विधेयक बना 1791, इसमें भी मानव के अधिकारों की बात की गई है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। अमेरिकी संविधान का अधिकार संयुक्त राज्य के नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यहाँ पे भी जो मानव की जो स्वतंत्रता है उसकी यहाँ पे रक्षा की गई है। यह सरकार के प्रमुख अंगों, उनके क्षेत्राधिकार, नागरिकों के मूल अधिकारों का उपयोग
करने और उन्हें परिभाषित करने वाला सबसे पुराना लिखित राष्ट्रीय संविधान है। इससे पहले किसी भी देश का संविधान नहीं बना, और संविधान पहली बार जब बनता है अमेरिका का संविधान, और इसके अंदर मानव की स्वतंत्रता का जिक्र किया जाता है, उसके अधिकारों की रक्षा की जाती है। और इसमें जो पहले संविधान 10 संशोधन किए गए वो केवल और केवल मानव के लिए किए गए। राज्य को के जो अधिकार हैं उनको सीमित किया गया और मानव के अधिकारों को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ये 15 दिसंबर 1791 को संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की जो शक्तियां थी उनको सीमित करने और अमेरिका क्षेत्र के सभी नागरिकों, निवासियों और आगंतुकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लागू हुआ था। आगंतुक मतलब यदि अन्य देश से भी वो आए हैं तो उसको ये जो मानवाधिकार है, स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं, उसको जीवन जीने के अधिकार हैं, ये सब प्राप्त होंगे। अब ये जो अधिकारों के जो विधेयक है इसके अंदर क्या बातें कही गई उनकी यदि हम बात करें तो जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, क्योंकि मानव बोलना जानता है इसलिए उसको बोलने की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता है, वह अपनी इच्छा से धर्म मान सकता है। हथियार रखने, धारण करने और अनुचित खोज, जब्ती और क्रूर असामान्य सजा, मजबूर आत्मनिषेध को भी प्रतिबंधित करता है। इस तरीके की ये कानून जो है वो मानव को मानवाधिकार दिलाते हैं। तो ये हमें देखना मिलता है हमें संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है यहाँ पर। इसके आगे हम बात करें तो संघीय सरकार को कानून की प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से वंचित करने से भी ये अधिकार क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। मतलब यहाँ पे राज्य के अधिकारों को सीमित करके मानव के अधिकारों को प्रायोरिटी दी गई है। इसके अलावा हम बात करें फ्रांस में जब मनुष्य के अधिकारों की घोषणा की गई, नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई 1789 में, तो वहां पर भी राज्य की अपेक्षा जो नागरिक हैं उनको उनके जो अधिकार हैं, नैसर्गिक अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की गई। यहां पर भी क्या किया गया, उसकी स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और उत्पीड़न के जो प्रतिरोध के बारे में ये लिखा गया है। यहाँ पे इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, यह है फ्रांस के जो मनुष्य के जो अधिकारों की जो घोषणा की गई उसकी इमेज है। तो इस तरीके से फ्रांस में भी जो मानव के अधिकार हैं उनकी रक्षा की गई। इसके बाद यदि हम बात करें तो बात करते हैं प्रथम जेनेवा कन्वेंशन की, जो 1864 में होती है। और इसमें क्या हुआ था कि जेनेवा कन्वेंशन की जो चर्चा हुई वो सोल्फेरिया जो युद्ध हुआ था उसके दौरान हुई थी। ये जो लड़ाई है ये मुख्यतः फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में 1859 में हुई थी। जब युद्ध चल रहा था तो वहां पर फ्रांस का नेतृत्व तो कौन कर रहा था, उस समय नेपोलियन तृतीय कर रहा था। और युद्ध के दौरान जब रेड क्रॉस के जो संस्थापक है कौन, हेनरी डुरेंट, ये जब युद्ध स्थल पे जब जाते हैं तो वहां पे दौरा करते हैं तो देखते हैं कि रक्तपात को देखकर क्या करते हैं, उनका हृदय विचलित हो जाता है कि इस युद्ध के अंदर कितने लोगों के, क्योंकि जब युद्ध होता है तो वहां पे कई मानव मारे जाते हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, तो इनका मन जो है विचलित हो जाता है ये देखकर। इसलिए इन्होंने बाद में रेड क्रॉस नामक एक संगठन की स्थापना की, जो युद्ध में जितने भी घायल जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करने का काम, उनका मेडिकल देने का कार्य ये सब करते थे। और इस अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही उन्होंने फिर बाद में जेनेवा में अन्य जो यूरोपीय जो देश है उनकी बैठक बुलाई गई। और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही रखा गया कि युद्ध में इतनी क्रूरता न बरती जाए कि इंसानियत और मानवाधिकार को शर्मसार होना पड़े। इस तरीके से ये जेनेवा जो कन्वेंशन है 1864, हालांकि इसके बाद में 3 और कन्वेंशन होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। एक तो 1864 हो गया, उसके बाद में होता है 1906 में, 1929 और 1949 में। ये 3 कन्वेंशन और होते हैं। और इन सब का जो निचोड़ जो निकलता है उसके बारे में यदि हम बात करें जेनेवा कन्वेंशन के माध्यम से कि क्या क्या युद्ध बंदियों को सहूलियतें मिली उनके बारे में बात करें तो जेनेवा समझौता के मुताबिक युद्ध के दौरान घायल होने वाले युद्ध बंदी को अच्छी तरीके से उपचार होना चाहिए। अब वो चाहे किसी भी देश का हो, उसका उपचार होना चाहिए, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। युद्ध बंदियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही सैनिकों को कानूनी सुविधा
भी मुहैया करानी चाहिए। और इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि युद्ध बंदियों के क्या अधिकार हैं, ये अच्छे से इसमें लिखे गए हैं। साथ ही समझौते में युद्ध क्षेत्र में घायलों की जो उचित देखरेख है, आम लोगों की सुरक्षा की बात इसमें कही गई है। इस संधि के तहत घायल सैनिकों को उचित देखरेख की जाती है और इसी संधि के तहत में उन्हें खाना पीना और जरूरत की सभी चीजें उनको देनी होगी। इस संधि के मुताबिक किसी भी युद्धबंदी को अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता। यदि कोई भी युद्धबंदी है तो उसके बाद अमानवीय का मतलब मानव की जो गरिमा है, इन सब का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी स्वतंत्रता, मतलब अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते, जो मानव होने के नाते उसके साथ होना चाहिए, ऐसा ही आप बिहेव कर सकते हैं। उसका मतलब सीधी सी बात है, पशुवत व्यवहार नहीं किया जा सकता। किसी देश का सैनिक जैसे ही पकड़ा जाता है उस पर ये संधियां लागू होती हैं, फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। संधि के मुताबिक युद्धबंदी को डराया धमकाया भी नहीं जा सकता और युद्धबंदी की जाति, धर्म और जन्म आदि बातों के बारे में नहीं पूछा जा सकता। ये सब जेनेवा जो कन्वेंशन है, उन सब के जो सारांश है वो यहाँ पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आगे हम बात करते हैं, जो इसका सबसे प्रमुख चार्टर की हम बात करते हैं वो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जो कौन करता है? यूएनओ। कब? 1948 में। 1948 में 10 दिसंबर 1948 को इन पे ये जो चार्टर है, इस पे लगभग मतलब यूएनओ के जो सदस्य राष्ट्र हैं, 48 सदस्य राष्ट्र, वो इस पे हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें भारत भी एक देश है जो उस समय इस पे हस्ताक्षर करता है। और इसके माध्यम से ये किया गया कि पूरे विश्व में क्या होगा, ये जो राइट्स दिए गए, ये जो घोषणा की गई, इनका आपको पालन करना होगा। तो इनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला है वी आर ऑल बॉर्न फ्री और इक्वल। हम सब समान रूप से जन्मे हैं और समान हैं, इसलिए सभी मनुष्यों को क्या है, जन्म से स्वतंत्र और समान हुआ है। वे तर्क और विवेक के साथ संपन्न होते हैं, भाईचारे की भावना से एक दूसरे के प्रति कार्य करना चाहिए। ये इसका पहला आर्टिकल कहता है, या कहें पहली घोषणा ये है। दूसरी घोषणा की यदि हम बात करें, यह है डोंट डिस्क्रिमिनेट। किसी भी व्यक्ति को रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राष्ट्रीय नस्ल, संपत्ति और जन्म के भेदभाव के बिना इस घोषणा में उल्लिखित सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का हक है। इसके अलावा देश और क्षेत्र की राजनीति, अधिकार क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता। थर्ड आर्टिकल की यदि हम बात करें, तीसरे अनुच्छेद की, वह है द राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 20 और 21 के अंदर भी हमें राइट टू लाइफ दिया गया है। अनुच्छेद जो 4 है वो है नो स्लेवरी। आप किसी भी प्रकार का गुलामी या दास्ता का व्यवहार नहीं कर सकते, और न ही दास्ता और जो दास व्यापार है ये नहीं कर सकते। तो इस मतलब कुल मिला के इसको निषेध किया गया है। इसके बाद में नो टॉर्चर, किसी को यातना और क्रूरता, अमानवीय, अपमानजनक उपचार और दंड के अधीन नहीं किया जा सकता। ये पांचवी इसकी घोषणा है। इसके आगे हम बात करें, इसने इस चार्टर में कुल 30 घोषणा की गई थी। उनके बारे में एक एक करके हम इसलिए देख रहे हैं कि ताकि हमें पता चले कि वास्तव में हमें मानव होने के नाते क्या क्या अधिकार हैं। आर्टिकल 6 की यदि हम बात करें तो यू हैव राइट नो मैटर वेयर यू गो। ये कहीं पे भी एक मानव है जो हर किसी कानून के समक्ष है, एक व्यक्ति के रूप में ही मान्यता उसको होगी। वी आर ऑल इक्वल बिफोर द लॉ, हम सभी कानून के समान क्या है, समान है, और कानून के समान संरक्षण के लिए बिना किसी भेदभाव के वो हकदार है इस बात का। और योर ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं? लॉ के द्वारा, कानूनों के द्वारा। जैसे संविधान और कानून द्वारा उसे दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कृत्यों के लिए सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा प्रभावी उपाय का अधिकार सभी को प्राप्त है। आर्टिकल जो 9 है वो है नो अनफेयर डिटेनमेंट, किसी को भी मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत और निर्वासन के अधीन नहीं किया जा सकता।
आर्टिकल 10 जो है वो है द राइट टू ट्रायल। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा अपने अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण में उसके खिलाफ किसी भी आपराधिक आरोप द्वारा सभी लोग निष्पक्ष एवं सार्वजनिक सुनवाई के लिए पूरी समानता के अधिकार हैं। आगे हम बात करें, वी आर ऑलवेज इनोसेंट टिल प्रूव गिल्टी। जब तक हमें न्यायालय दोषी नहीं ठहराता है, मतलब दोषी करार नहीं देता, तब तक हम क्या हैं, निर्दोष हैं। इसका मतलब कोई भी अपराधी यदि पकड़ा जाता है उस समय उसको आप दोषी करार नहीं दे सकते, न्यायालय ये डिसाइड करेगा कि वह दोषी है या नहीं। तब तक न्यायालय डिसाइड नहीं करता तब तक वह क्या है, निर्दोष व्यक्ति कहलाएगा। आगे हम बात करें, द राइट टू प्रिवेंस। किसी को भी उसकी निजता, परिवार, घर और पत्राचार के साथ मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, यह भी उसका क्या है, राइट है, मानवाधिकार है। फ्रीडम टू मूव। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर आंदोलन, इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि जो आंदोलन किया जा रहा है वो भी उसका क्या है, अधिकार मिला हुआ है। तो भीतर क्या कर सकता है, वो आंदोलन कर सकता है, निवास की उसको स्वतंत्रता है। और प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी देश को छोड़ने का अधिकार है, जिसमें उसका अपना देश भी है, और अपने देश में लौटने का भी उसका अधिकार है। द राइट टू सीक ए सेफ प्लेस टू लाइव। सभी को उत्पीड़न से शरण लेने और शरण लेने के लिए अन्य देशों में सुरक्षा लेने का अधिकार है, कि यदि एक व्यक्ति को किसी एक देश में प्रताड़ित किया जा रहा है तो वह अन्य देश में शरण ले सकता है। गैर राजनीतिक अपराधियों और संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत कृत्यों में उत्पन्न होने वाले अभियोगों के मामले में इस अधिकार को लागू नहीं किया जाएगा। ये वो अधिकार है कि यहाँ पे क्या है, गैर राजनीतिक अपराध, कि ऐसे अपराध जो राजनीतिक रूप से नहीं किए गए। मान लो कोई यहाँ पे, जैसे नीरव मोदी है, यहाँ पर भ्रष्टाचार करके विदेश चला गया, तो ऐसे लोगों पे ये लागू नहीं होता है। या राजनीतिक अपराधी भी हो सकते हैं कि यहाँ पे, कि गैर राजनीतिक अपराधी भी हो सकते हैं। राजनीतिक अपराधी को तो शरण लेने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 15 है राइट टू नेशनलिटी। सभी को राष्ट्रीयता का अधिकार है, किसी को भी उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जा सकता, और वह अपने विवेक से राष्ट्रीयता को बदल सकता है, मतलब एक देश की अपेक्षा दूसरे देश की राष्ट्रीयता वह ले सकता है। यह भी उसको राइट मिला हुआ है, या कहे कि जो घोषणा की गई उसमें उसको अधिकार दिया गया। मैरिज एंड फैमिली। वयस्क पुरुष और महिलाएं जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, इनके भेदभाव के बिना किसी से भी विवाह कर सकता है, शादी कर सकता है, अपने परिवार स्थापित कर सकता है। इस तरीके के भी ये हमें इस घोषणा में अधिकार मिले हुए हैं। द राइट टू योर ऑन थिंग्स। प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और साथ ही दूसरों के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है, और किसी को भी मनमाने ढंग से संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अभी आप देखेंगे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकार से कानूनन अधिकार कर दिया गया, ऐसा जो किया गया है। लेकिन यहाँ पे आप ये मान के चलें कि उसका मौलिक अधिकार हनन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो, उसका मतलब मानवाधिकारों का हनन नहीं हो रहा, ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि वो कानून यदि आपकी संपत्ति है तो आपकी ही रहेगी। अनुच्छेद जो 18 है फ्रीडम ऑफ थॉट। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में वह अपने धर्म और विश्वास को बदलने की भी स्वतंत्रता शामिल है उसकी, और वह अकेले या दूसरों के साथ, सार्वजनिक या निजी, और अपने धर्म, शिक्षण, अभ्यास, पूजा, पालन में विश्वास प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये उसके विचारों की स्वतंत्रता है, उसकी धर्म की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सभी को अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी मीडिया के माध्यम से वह सूचना और विचारों को प्राप्त कर सकता है और आदान प्रदान कर सकता है। यह भी इसको अधिकार मिला हुआ है, मानवाधिकार मिला हुआ है। इसके आगे हम बात करें, इसी घोषणा में जो आर्टिकल 20 है वो क्या कहता है कि द राइट टू पब्लिक असेंबली। सभी को शांतिपूर्ण विधानसभा और संघ की स्वतंत्रता का अधिकार है, और किसी को भी एक सहयोगी से संबंधित होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सबका अपना राइट है।
ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप किसका सहयोग करेंगे और किसका नहीं। द राइट टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का भी अधिकार मिला हुआ है। सोशल सिक्योरिटी, हर कोई समाज के सदस्य के रूप में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार रखता है। ये स्पेशली आप ध्यान दें, क्योंकि राष्ट्रीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों के लिए प्रत्येक राज्य के संगठन और संसाधनों के अनुसार प्राप्ति का हकदार है। उसकी गरिमा और उनके व्यक्तित्वों का स्वतंत्र विकास का ये उसको अधिकार मिला है, मतलब सामाजिक रूप से उसको सिक्योरिटी मिली हुई है। वर्कर्स राइट, काम करने का अधिकार, जो काम करने का अधिकार है, मतलब उसके रोजगार का जो राइट है वो भी हमारे मानवाधिकारों में है। सभी को रोजगार का चुनाव करने, बिना किसी भेदभाव के सम्मान काम के लिए सम्मान वेतन पाने का जो अधिकार है, या आप ये नहीं सोचे कि सिर्फ संविधान द्वारा प्रदत्त एक हमारा मौलिक अधिकार है, ये एक मानव का मानव होने के नाते भी अधिकार है। हर कोई जो काम करता है उसे अपने और अपने परिवार के लिए न्यायोचित और उचित पारिश्रम पाने का भी अधिकार है, और सभी को अपने हितों की सुरक्षा के लिए ट्रेड यूनियनों का गठन, जो संगठन जो हम बनाते हैं, यूनियन जो बनाते हैं, इसको बनाने का भी अधिकार हमें शामिल है। इसके आगे हम बात करने वाले हैं कि इस घोषणा के आर्टिकल 24 में लिखा है द राइट टू प्ले। हालांकि ये जो लिखा है यहां पे मैंने ये उसका सरलीकरण रूप लिखा है। सभी को आराम करने का और आराम करने का अधिकार है, जिसमें वेतन के साथ काम के घंटे और जो अवधि है वह भी निश्चित की जाती है। फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल, सभी को भोजन और आवास का जो भी है अधिकार है, यह भी सभी के लिए है। भारत में आप देख रहे होंगे अपने यहाँ पे फूड सिक्योरिटी जो बिल है ये लाया गया है, और अभी जो वर्तमान जो सरकार है उन्होंने 2022 तक सभी को घर देने का जो अधिकार दिया है, यह भी अपने मानवाधिकारों में ही सम्मिलित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और भलाई के लिए पर्याप्त भोजन का अधिकार है, जिसमें भोजन में क्या होगा, कपड़े होंगे, आवास होगा, चिकित्सा की देखभाल होगी, आवश्यक सामाजिक जो सेवाएं हैं ये सम्मिलित होगी। बेरोजगारी और बीमारी की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार, यदि बीमार है, बेरोजगारी है तो उसका पालन पोषण करने का भी अधिकार उसे प्राप्त है। विकलांगता, विधवापन, वृद्धावस्था और उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों में आजीविका का भी उसे अधिकार है, क्योंकि आप देख रहे होंगे सरकारें वृद्धावस्था पेंशन दे रही है या विधवा पेंशन दे रही है, बेरोजगारी भत्ता दे रही है, ये उसके मानव के मानवाधिकारों में ही सम्मिलित होते हैं। मातृत्व और बचपन विशेषतः देखभाल और सहायता के भी अधिकार है। मातृत्व जो अधिकार है वो और बचपन का जो राइट है यह भी उसका मौलिक अधिकार है। द राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो आप देखते हैं कि भारत के संविधान में दिया गया है। अब कौन सा, द राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा का जो अधिकार है ये भी मानवाधिकार में सम्मिलित है, कि शिक्षा का जो अधिकार है वह कम से कम प्रारंभिक और मौलिक चरणों में शिक्षा मुफ्त होगी, प्रारंभिक शिक्षा आवश्यक होगी, और तकनीकी और व्यावसायिक जो शिक्षा है आमतौर पर उपलब्ध कराई जाएगी। उस शिक्षा योग्यता के आधार पर सभी के लिए समान रूप से सुलभ होगी। प्रारंभिक जो शिक्षा है वो सभी के लिए कंपलसरी है, लेकिन उस शिक्षा है उसको योग्यता के अनुसार उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और शिक्षा को मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को मजबूत करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। ये सभी राष्ट्रों, नस्लीय, धार्मिक समूहों के बीच समझ, सहिष्णुता, मित्रता को बढ़ावा देगा। और माता पिता को यह भी अच्छे से ध्यान रखें कि माता पिता को अपने बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के प्रकार का चयन करने का पूर्व अधिकार होगा। मतलब माता पिता को यह भी बाध्यता है कि वह अपने बच्चे को शिक्षा दिलवाए। और भारतीय कानून की यदि हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो 8वीं तक की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह बच्चे को, मतलब उसका राइट है, मौलिक अधिकार दिया गया है। इसके आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 27 में, जिसमें कॉपीराइट की बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति है वो स्वतंत्र रूप से समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, कला का आनंद लेने और वैज्ञानिक उन्नति और इसके लाभों को साझा करने का अधिकार रखता है। और सभी को वैज्ञानिक, साहित्य और कलात्मक उत्पादन में नैतिक और भौतिक हितों का संरक्षण का भी उसे अधिकार है, जिसके वे लेखक हैं। यदि उसने कोई भी अपने इस तरीके के आर्टिकल लिखे हैं तो उसको कॉपीराइट एक्ट उसके लिए है, मतलब उसको अधिकार उसके लिए मिला हुआ है।
मतलब वह है उसकी संपत्ति है, ये कहा जा सकता है। आर्टिकल 28 कहता है कि ए फेयर एंड ए फ्री वर्ल्ड, हर कोई एक सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा में दिए गए अधिकारों और स्वतंत्रता को पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है। आर्टिकल जो 29 है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी का उस समुदाय के प्रति कर्तव्य है कि जिसमें वह अकेले और व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है। ये अधिकार और स्वतंत्रता किसी के भी मामले में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत लेकिन प्रयोग में नहीं लिए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 30 जो कहता है नो वन कैन टेक अवे योर ह्यूमन राइट्स, मतलब आपकी राइट्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स है, उनको कोई भी नहीं छीन सकता। इस घोषणा में किसी भी राज्य, समूह या किसी भी गतिविधि में संलग्न होने या किसी भी अधिकार या स्वतंत्रता के उद्देश्य से किए गए किसी भी कार्य को करने के अधिकार के रूप में व्याख्या की जा सकती है कि नो वन कैन, मतलब आपका जो ये राइट्स जो मिले हुए हैं उनको कोई भी छीन नहीं सकता, कोई राज्य छीन नहीं सकता, कोई व्यक्ति इनको छीन नहीं सकता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।